हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का भी हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ही है। क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो ये लंबा चलेगा, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने कल कॉग्निटिव मॉडल तक पढ़ा था। आगे ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल मॉडल से शुरू करेंगे और एंजाइटी डिसऑर्डर आधा कवर करेंगे। पूरा लिख नहीं पाई मैं, तो पूरा इसलिए हो नहीं पाएगा, लेकिन उसके बाद बस फोबियाज़ वाला पार्ट रह जाएगा, उससे पहले का हो जाएगा। वैसे तो सारा करवाऊँगी। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल, इसमें ये एक साइकोलॉजिकल मॉडल है। पहले तो जैसे कल हम कंटिन्यूसली मॉडल्स देख रहे थे, वैसे ही एक मॉडल है ये भी, और ये फोकस करता है ब्रॉडर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर। अब नाम से ही पता लग रहा है भाई ह्यूमन का मकसद क्या है, धरती पे आने का, ह्यूमन की क्यों एग्जिस्टेंस है इस वर्ल्ड में। ये मॉडल ये बताता है या उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पर जोर देता है कि हर एक इंसान में, जैसे यहाँ पे ह्यूमनिस्ट जो है वो ये बिलीव करते हैं, उनका ये मानना है कि ह्यूमन बीइंग्स जब पैदा होते हैं तो उनके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो फ्रेंडली रहें, सबके साथ कोऑपरेटिव रहें, मतलब चीज़ों को थोड़े समझने वाले टाइप से हों और एडजस्ट करना सीखें, एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना सीखें सिचुएशन के हिसाब से, कंस्ट्रक्टिव रहें, यानी कि कुछ ना कुछ नया करने की चाह और कुछ खोज के लायक बाहर निकालने वाली जो चीज़ होती है, कुछ डिस्कवरी या इनोवेशन करना और कुछ अच्छा करना हमेशा, या कुछ नया लेकर आना, मतलब थोड़ा कंस्ट्रक्टिव माइंड होना। और ड्रिवन टू सेल्फ एक्चुअलाइज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपना जो फुलेस्ट पोटेंशियल, अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंच जाना, कि जो हम करना चाहते हैं वो हमने कर लिया। हमारा गोल, एम, इस धरती पर आने का जो मेन मकसद है ना, जिसके लिए हमें भेजा गया है यहाँ पर, वो हमने पूरा कर लिया। फिर चाहे वो हमारा कोई बहुत बड़ा सपना है, कोई हमारा गोल है या कुछ भी है, मतलब बेसिकली जो हम करना चाहते हैं, जो हमें अचीव करना है, हमने वो कर लिया, इन सिंपल वर्ड्स। और ख़ुद के लिए भी कुछ करके दिखाया और अपनी एक पहचान टाइप बना लेना। ठीक है, टू फुलफिल दिस पोटेंशियल फॉर गुडनेस एंड ग्रोथ, ऑब्वियसली अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी ही अच्छाई के लिए, क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी से अपना गोल जो था उसी को अचीव करा है, उसी पर आगे काम करके। एग्जिस्टेंशलिस्ट का ये मानना होता है कि बर्थ से ही हमारे पास पूरी तरीके से आज़ादी है कि हम अपनी एग्जिस्टेंस को, मतलब हमारी जो प्रेजेंस है ना इस धरती पे जो हम जी रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंस दें, उसे कुछ मीनिंग दें, उसका कुछ मतलब हो। हमारा यहाँ पे रहने का ना कुछ मतलब होना चाहिए, ऐसी वेस्ट नहीं है हम यहाँ धरती पे कुछ करने आए हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रह के कुछ करना है अच्छा, सिर्फ कबाड़ा नहीं देना है इसको, कुछ प्रोडक्टिव करके दिखाना है यहाँ पर। या तो इन्वायरमेंट को हील करना है अपने तरीके से, या जो लिया है ना इससे उसे वापस करना है एक तरह से, और आगे की जनरेशन के लिए छोड़ के जाना है, कुछ पूरा कबाड़ा नहीं मचाना है यहाँ पे किसी भी तरह से। तो इसमें ये बता रखा है कि फ्रॉम बर्थ वी हैव टोटल फ्रीडम टू गिव मीनिंग टू आवर एग्जिस्टेंस। पूरी आज़ादी है हमारे पास अपने जीवन को मतलब देने की, या अपने जीवन में कोई अच्छा मतलब वहाँ से ढूंढ के निकालने की। मतलब बेसिकली हमारी जो एग्जिस्टेंस का मेन मकसद है ना यहाँ पर अर्थ पे आने का, उसे पूरा करने की, कुछ अच्छा करने आए हैं, करके जाएंगे मरने से पहले वो चीज़। फिर चाहे वो हमारा कोई बहुत बड़ा गोल है, उसे अचीव करना है, ये सोसाइटी को कुछ दे कर जाना है, अपने नेचर के लिए कुछ करना है, मदर अर्थ के लिए, सिवाय कबाड़ा मचाने के सब कुछ करना है। मतलब अच्छा ही करना है, जो भी करना है पॉजिटिव ही करना है। नेगेटिव करते आ रहे हैं हमेशा से ह्यूमन्स एनवायरनमेंट के साथ, नहीं, कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा दे के जाना है, हील करो अर्थ को। ठीक है, और जो लोग लाइक इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं, क्योंकि हर ह्यूमन का कुछ ना कुछ मकसद या कुछ ना कुछ गोल, एम तो होता ही है यहाँ अर्थ पे आने का। कोई भी ऐसी लाइक उठ के आ जाता है, मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ साथ और एज के साथ साथ सबको पता लग जाता है कि यहाँ कुछ तो करना है लाइफ में। फिर चाहे वो अर्थ के लिए हो, खुद के लिए हो, या जहाँ रहते हैं उस जगह के लिए हो, कोई ना कोई एक गोल, एम सेट होता है माइंड में, जो मतलब हमें आगे आगे मोटिवेट करता है उसी चीज़ पे करने के लिए, और वहीं अपना फुलेस्ट पोटेंशियल रीच करने के लिए। बट अगर कोई ऐसा हो जिसको कुछ करने का मन ना करे, या जिसे कुछ ना करना हो, उसे ना समझ आए, या वो अवॉइड करे, अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे, ठीक है, तो
वो लोग जो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं या इसको नहीं करना चाहते या उनका नहीं होता कोई गोल अचीव करने लायक अपनी लाइफ में, तो वो खाली रहते हैं दिमाग से भी, कामों से भी और हर चीज़ से, और किसी के काम आने लायक नहीं बचते। ऑब्वियस सी बात है। उनका मतलब अर्थ पे रहना ना रहना, उनका एग्जिस्टेंस एक ही बराबर हो जाता है, क्योंकि ना वो अर्थ को कुछ दे रहे हैं ना उसके लिए कुछ कर रहे हैं, बल्कि वहाँ से जो है ले ही रहे हैं, और ना वो बाकी लोगों के लिए कुछ अच्छा असेट बन रहे हैं। जैसे एसेट और लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी तुम्हारा बोझ और बर्डन होता है, वो ये बन जाते हैं बाद में आके। बहुत इनऑथेंटिक टाइप हो जाते हैं। मैं फ्लो में पढ़ा रही थी इसलिए छूट गया। हाँ, वो इनऑथेंटिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, उनका एक मीनिंगलेस लाइफ कटने लगती है। सो कोई मतलब नहीं है। डिसफंक्शनल लाइफ, कुछ उसमें फंक्शन नहीं है, कुछ उसमें काम नहीं है, बस झंड हो रही है बिल्कुल। मतलब इनऑथेंटिक है, उसका कोई मतलब नहीं है जीने का। वो मर जाए तो भी एक ही बराबर, और जी रहा है कुछ नहीं कर रहा वो भी एक ही बराबर। ठीक है। अब बायोलॉजिकल और साइको सोशल फैक्टर्स के अलावा ना सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि वॉर हो गया, वायलेंस, सुनामी, अर्थक्वेक एंड ऑल, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, या ग्रुप प्रेजुडिस हो गया, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो हो गया, भेदभाव जिसे हम कहते हैं, इकोनॉमिक या एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स हो गई, रैपिड सोशल चेंज हो गया, कोई बहुत जल्दी से सोसाइटी में कहीं पे चेंज आ रहा है। ठीक है, सोशल चेंज आ रहा है बड़े लेवल पे बहुत तेज़ी में। ये सब भी स्ट्रेस डालते हैं हमारे ऊपर, और इनकी वजह से भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इंडिविजुअल्स के अंदर। तो सोशियो कल्चरल मॉडल के हिसाब से अगर देखा जाए तो एबनॉर्मल बिहेवियर को हम अच्छे से समझ सकते हैं सोशल और कल्चरल फोर्सेस के बेसिस पर, जो कि एक इंडिविजुअल पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। हाँ, यानी जो सोशल और कल्चरल फोर्सेस होते हैं ये भी एक इंसान को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि जैसे बिहेवियर तो जो हमारा होता है वो सोसाइटल फोर्सेस से ही शेप होता है, वहीं से बनता है, वहीं से निकल के आता है। हाँ, तो बिहेवियर हमारा सोसाइटल फोर्सेस की वजह से ही शेप होता है, जिस सोसाइटी में जैसे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसी की वजह से। और जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है, जितनी हमारी वहाँ कम्युनिकेशन है, जो हमारे सोशल नेटवर्क है, कैसे कैसे टाइप के लोगों से और कितने लोगों से हम मिलते जुलते हैं, कहाँ कहाँ ग्रुप्स में इंटरेक्ट करते हैं, जो हमारी सोसाइटी की कंडीशंस है, जो वहाँ पे नेसेसिटीज़ हैं, अवेलेबिलिटी है चीज़ों की या नहीं है उस हिसाब से, या जो जो वहाँ पे फैसिलिटी लैक करती है उस हिसाब से, जो हमारी सोसाइटी में लेबल्स बनाए जाते हैं, जो लोगों को टैग दिए जाते हैं चीज़ों पर, या वहाँ पर एबनॉर्मलिटी को क्या माना जाता है, या जो रोल्स असाइन करे जाते हैं, जेंडर रोल्स हो गए या कुछ भी, किसी भी तरह के रोल्स हो गए, लाइक बच्चों को ऐसे ऐसी ये चीज़ें करनी चाहिए और मेल को ऐसे करना चाहिए, फीमेल को ऐसे, लाइक सोसाइटी में रोल्स असाइन करे जाते हैं लोगों को, वो हो गया। तो ये देखा गया है कि कुछ फैमिली सिस्टम्स जो होते हैं वो एबनॉर्मल फंक्शनिंग को प्रोड्यूस करते हैं इंडिविजुअल के अंदर या उस फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर। कैसे करते हैं कि कुछ फैमिलीज़ का एनमेश स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही इनएडिकेट सा और बेकार सा, या एकदम टूटा हुआ ख़राब सा, जहाँ पर जो फैमिली के मेंबर्स हैं ना वो आपस में एक दूसरे के काम में बहुत ज़्यादा अड़ंगा डालते हैं और रुकावट करते हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा हद तक इन्वॉल्व हो जाते हैं, घुसने लग जाते हैं अपने काम को छोड़ के दूसरे के काम में, और जिससे दूसरा इरिटेट होता है और कुछ ना कुछ उल्टा ही होता है फिर आगे, कि दूसरों के विचारों में कुछ ना कुछ, दूसरे की सोच को इतनी इम्पोर्टेंस ना देना, मानना नहीं उसका वैल्यूज़ एंड बिलीव्स को कुछ भी इम्पोर्टेंस ना देना, उसके चॉइसेस ओपिनियंस पे मतलब खुद का एकदम वो डोमिनेंस चलाना या ऐसे कुछ, उसकी फीलिंग्स को ना समझना एंड ऑल। और जो बच्चे ऐसी टाइप के फैमिली से होते हैं उनको डिफ़िकल्टी होती है आगे लाइफ में इंडिपेंडेंट बनने में, क्योंकि वो खुद का भी कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते, हर एक चीज़ में बड़े ही घुस रहे होते हैं, इसीलिए तो उनको इतनी आज़ादी शुरू से ही नहीं मिली होती कि वो खुद सोच सकें या बता सकें कि वो एक्चुअली क्या फ़ील करते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर। बोलने का इतना मौका नहीं दिया जाता ना, जहाँ पर ऑटोक्रेटिक टाइप डोमिनेंस चलती है बड़ों की, वो वाली फैमिली की बात हो रही है यहाँ। जैसे ब्रॉडर सोशल नेटवर्क्स हैं जहाँ पर लोग आपस में मिलते जुलते हैं या इंटरेक्ट करते हैं, उसी के अंदर उन लोगों के सोशल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी होते हैं, काम से वर्क से रिलेटेड भी वो वहाँ पर
उनके लोगों के साथ रिलेशन बने होते हैं और वैसे सोशली भी जैसे जैसे आपस में लोग इंटरेक्ट करते हैं उस हिसाब से भी उनका लोगों के साथ रिलेशनशिप है। तो स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि जो लोग अकेले रहते हैं ना, या जिनको सपोर्ट नहीं मिल पाता बाकी अपने आसपास के लोगों का, जो कि नीडेड होता है, हर एक इंसान को सोशल सपोर्ट चाहिए होता है लाइफ में, तो जिन्हें नहीं मिल पाता ना सोशल सपोर्ट, या जो अकेले रहते हैं, एकदम अलोन फील करते हैं, लोनलीनेस में हैं, उनके भले ही कितने भी स्ट्रॉन्ग या फुलफिलिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हों बाकी लोगों के साथ, वो अपनी लाइफ में ना ज़्यादा ही डिप्रेस्ड रहते हैं, बिकॉज़ असल में वो अकेले हैं और उन्हें किसी भी तरह का सोशल सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो उनकी लाइफ में जो स्ट्रॉन्ग फुलफिलिंग पूरा मतलब हर एक नीड पूरे करने वाले भी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, वो भी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं और आगे लंबे टाइम तक भी डिप्रेस चलते रहते हैं, इवन उन लोगों से भी जिनकी आपस में अच्छी फ्रेंडशिप्स होती हैं। मतलब उनके स्ट्रॉन्ग फुलफिलिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने लग जाते हैं, उससे भी ज़्यादा डिप्रेस जितना कि दो लोगों की आपस में फ्रेंडशिप नहीं होती। मतलब गुड फ्रेंडशिप्स अच्छी चल जाती हैं, लोगों की फ्रेंडशिप्स अच्छे से चल जाती हैं लंबे टाइम तक बिना डिप्रेस हुए, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन ऐसे लोग जो कि आइसोलेटेड होते हैं, जिनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, जिन्हें ये चीज़ सफ़र करनी पड़ती है, उनके भले ही स्ट्रॉन्ग फुलफिलिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो, उसके बावजूद भी वो डिप्रेस्ड रहते हैं लंबे समय तक। समझ रहे हो भाई, जब मुश्किल टाइम पे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता ना, तो फिर चाहे कितना भी कुछ कहने के लिए वो काम नहीं आ पाता, वो इंसान डिप्रेस्ड ही है फिर, अंदर से भी बाहर से भी, भले वो दिखाए कुछ पर होता कुछ है अंदर, क्योंकि ये होता है। और सोशियो कल्चरल थ्योरीज ये बिलीव करते हैं कि अब नॉर्मल फंक्शनिंग पे असर हो सकता है सोसाइटल लेबल्स का, मतलब जो सोसाइटी लोगों को जैसे टैग दे रही है, जो लेबल दे रही है, और जो रोल्स असाइन करे गए हैं ट्रबल पीपल को, मतलब उन लोगों को जिनको पहले से ही दिक्कत है, उनको जो जो रोल्स असाइन करे गए हैं, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ये भी असर डालते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग पर। जैसे कि जब लोग सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स तोड़ देते हैं ना, कोड ऑफ कंडक्ट जो सोसाइटी के लिए बनाया जाता है, गाइडलाइंस तोड़ दी जाती हैं, जब रूल्स अनरिटन रूल्स जो होते हैं नॉर्म्स वो तोड़ दिए जाते हैं सोसाइटी के, तो उन लोगों को डिविएंट या मेंटली इल कह के बोला जाता है, या ऐसे बोलकर एड्रेस करा जाता है। मतलब उनके दिमागी खराबी है, कुछ दिमागी दिक्कत है कि वो डिविएंट हो गए, अपनी राह से भटक गए, डिविएट कर गए, या कोई आगे डिसऑर्डर डेवलप कर लेंगे। तो ऐसे ही लेबल्स उन लोगों से एक तरह से स्टिक हो जाते हैं और वो पर्सन फिर खुद को ही क्रेज़ी देखने लग जाता है, उसके दिमाग में खुद को ही लेकर ऐसी बुरी इमेज बन जाती है, क्योंकि लोग उसे इस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं। तो वो एक तरह से एनकरेज होता है और उसे मोटिवेशन मिलती है उसी तरीके से बीमार बन के एक्ट करने की। कहते हैं ना, जैसे तुम दूसरों को बोलोगे वो वैसे ही बनता जाएगा, वो चीज़ हो रही है इधर। तुमने किसी को एड्रेस करा, एज लेबल दिया, तुमने उसे ऐसा टैग दिया कि वो मेंटली इल है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ख़राब है, और वो वैसी ही ट्रबल फुल लाइफ उसकी चल रही है, वैसी दिक्कत में है उसका दिमाग। तो आगे जाके तुम उसे मतलब रिकवर करने की बजाय, उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजने की बजाय, काउंसलिंग देने की बजाय, उसका दिमाग सही करने की बजाय सोसाइटी उसे लेबल देती है ना, इस वजह से वो बेचारा और डीमोटिवेट तो हो जाता है। लेकिन और उसके बाद वो ठीक होने के बावजूद भी, कोशिश करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाता, उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि वो फिर धीरे धीरे लोगों की वही बातें सुनते सुनते उसकी पर्सनालिटी के साथ वो टैग अटैच हो जाता है, चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, जुड़ जाता है उसके कैरेक्टर के साथ, और वो पर्सन खुद को एज क्रेज़ी, एज पागल या मेंटली इल देखने लग जाता है धीरे धीरे, और फिर वो एनकरेज हो जाता है उसी तरीके से बीमार बन के एक्ट करने के लिए, और धीरे धीरे वो सीख जाता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, वो मानने लग जाता है कि हाँ वो सच में दिमाग से पागल है या उसका दिमाग ख़राब है, और वो वही बीमार इंसान वाला रोल प्ले करने लग जाता है और काम करता है डिस्टर्ब्ड मैनर में या अलग से ख़राब तरीके में, वो फिर वैसे एक्ट करने लग जाता है। ठीक है,
इन मॉडल्स के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है जिसकी एक्सप्लेनेशन बहुत मानी जाती है एबनॉर्मल बिहेवियर को। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, ऐसा बोला जाता है। ये है डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है। इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 से 4 नंबर का, 1 मार्क में ही पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मॉडल ये शेयर करता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप होता है जब डायथेसिस हो, यानी कि जब बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन हो उस डिसऑर्डर के प्रति, जब जेनेटिक जीन्स के थ्रू या इनहेरिटेंस के थ्रू पेरेंट्स से बच्चों में वो डिसऑर्डर आ गया है, ये वो दिक्कत जीन से ट्रांसफ़र हो गई है पेरेंट्स से बच्चों में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिटेंस हुआ है उस चीज़ का। फिर चाहे वो ग्रुप ऑफ फॉल्टी जीन्स हो, कुछ भी हो, ये चीज़ हुई है मतलब। और साथ में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, उस पर्सन को फेस करनी पड़ गई, उसके जीन्स इम्यून सिस्टम पहले से वीक थी क्योंकि पेरेंट्स से बच्चे में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में प्रॉब्लम आई है, बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन हुआ है उस डिसऑर्डर के प्रति इनहेरिटेंस के थ्रू। तो इस मॉडल में मेन 3 कंपोनेंट्स देखे जाते हैं। पहला है डायथेसिस या प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल एबरेशन विच में बी इनहेरिटेड, यानी कि बायोलॉजिकल एबरेशन का मतलब वैसे ये होता है कि कोई मतलब ऐसा तरीका, ऐसा एक्शन, कुछ ऐसा वे ऑफ बिहेविंग जो कि इतना टिपिकल या इतना नॉर्मल नहीं है और वो बहुत अनएक्सेप्टेबल सीम हो रहा है। मतलब सोसाइटी भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही और वो नॉर्मल तरीके से बिहेव करना नहीं है। ठीक है, और वो जो ऊपर पड़ा था ना एनमेस्ड फैमिली स्ट्रक्चर, उसमें कंफ्यूज मत होना, उसका साफ सीधा मतलब है एंटैंगल्ड, मतलब बहुत अटका वसा और फंसा वसा है जहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता क्या करना है, किसका क्या रोल है, कौन कैसे क्या काम करेगा, यही नहीं पता है। और बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ डिफ़िकल्ट और स्ट्रेसफुल सिचुएशन जिससे एस्केप करना भी बहुत मुश्किल या नामुमकिन साबित हो रहा है। तो ये जो डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल है ना, इसका पहला कंपोनेंट तो बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन हो जाता है, मतलब वही पेरेंट्स से बच्चों में जीन्स के थ्रू इनहेरिट हुआ है और इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा कंपोनेंट हो सकता है डायथेसिस का वल्नरेबिलिटी टू डेवलप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि वो पर्सन खुद रिस्क पर है और उसके चांसेस हैं, वो प्रीडिस्पोज है कि वो इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को डेवलप कर सके, या इतनी प्रॉब्लम्स उसे हो चुकी हैं कि अब उसे डिसऑर्डर डेवलप करना बहुत आसान है, वो रिस्क पर है इस डिसऑर्डर को डेवलप करने के। और तीसरा कंपोनेंट है पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स, यानी कि फैक्टर्स या स्ट्रेसर्स जिसकी वजह से साइकोपैथोलॉजी फॉलो हो सकती है। मतलब ये 2 चीज़ें तो उसके पास थी, बायोलॉजिकली उसने उस चीज़ को इनहेरिट करा, ये दिक्कत है, और साथ में वो पर्सन खुद एट रिस्क पर है, उसके अंदर इतनी वल्नरेबिलिटी है कि वो डेवलप कर सके उसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को। तीसरा, उसी टाइम पर कोई और स्ट्रेस भी आ जाता है, वो और किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फंस जाता है, तो फिर और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ये वाला हो सके। तो ये था डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल, और इसमें आगे बता रहा है कि अगर ऐसे वाले ही एट रिस्क पर्सन, मतलब जिनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को डेवलप करने के, या जल्दी उसका मतलब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उन्हें हो सकता है, वो चीज़ के चपेट में वो जल्दी आ सकते हैं। अगर ऐसी कुछ दिक्कत होती है तो ऐसे एट रिस्क पर्सन फिर जब स्ट्रेसर्स के पकड़ में आ जाते हैं, मतलब और किसी तीसरे मतलब कंपोनेंट का बता रहे हैं, और किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या किसी स्ट्रेसर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, उससे एक्सपोज होते हैं, किसी स्ट्रेसर के कांटेक्ट में आके किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फंस जाते हैं, और कोई तीसरा सोर्स ऑफ स्ट्रेस आ गया उनके पास, बायोलॉजिकली तो वीक थे ही और वल्नरेबिलिटी थी उनकी बॉडी में इतनी कि वो डेवलप कर सके, चांसेस इतने थे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के। तीसरा कोई और स्ट्रेसर और कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी आ गई, तो प्रीडिस्पोजिशन ज़्यादा इवॉल्व हो जाती है उस डिसऑर्डर के अराउंड ही। और ये मॉडल को अप्लाई किया जाता है कुछ डिसऑर्डर्स के अंदर, जैसे कि एनजाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया। अब हमारा आ जाता है पहला साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, एनजाइटी डिसऑर्डर। इसमें एग्जांपल दे रखा है, मैं समझा देती हूँ। एक बार डेब नाम का लड़का ड्राइव करता हुआ घर जा रहा था, तो उसका हार्ट तेज़ से बीट होने लगा और उसको पसीने आने लगे बहुत ज़्यादा, और उसे सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी, उसे डर भी लगने लगा। तो उसने कार रोक दिया और वो वहाँ से कार से बाहर निकल गया, और कुछ मंथ्स के बाद ये अटैक्स बढ़ गए और उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग गई ड्राइव करने में।
इस डर से कि कहीं वो ट्रैफिक में ना फंस जाए अटैक के दौरान, और बाद में उसको फील होने लगा कि वो पागल हो रहा है, क्रेज़ी हो रहा है धीरे धीरे और मर भी जाएगा। ठीक है, मतलब उसे बहुत दिक्कत आने लगी ब्रीथिंग में भी और बाकी चीज़ों में भी, और स्पेशली कार ड्राइविंग में, क्योंकि उसे पैनिक अटैक्स आते थे। बाद में वो घर पर रहने लगा, अंदर ही, बाहर नहीं निकलता था घर से। ठीक है, तो एग्जांपल था एनजाइटी डिसऑर्डर का। आगे इसमें बता रखा है कि हम एक्सपीरियंस करते हैं एनजाइटी को जब हमें एग्जामिनेशन के लिए जाना पड़ता है, एग्ज़ाम देने, या डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है कि डेंटिस्ट से डर लगता है तब, या जब कोई परफॉर्मेंस हमें अकेली देनी होती है बहुत बड़े ऑडियंस के सामने, या बहुत सारे लोग हैं और हमें वहाँ अकेले परफॉर्म करना है स्टेज पर, तो नर्वसनेस अलग लेवल की होती है। और ये नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड है, सबको होता है, और मोटिवेट करता है हमें अपना टास्क या अपना परफॉर्मेंस अच्छे से करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जब हाई लेवल ऑफ एंजाइटी हो जाए जो कि डिस्ट्रेसिंग हो, बॉडी के लिए हार्मफुल और गलत नेगेटिव स्ट्रेस में चेंज होने वाली, जो कि डिस्ट्रेस कॉज करे, हमारी बॉडी की एबिलिटी जो होती है ना कंट्रोल करने की किसी भी चीज़ को, उसके बाहर, और हमारी बॉडी के बैलेंस इक्विलिब्रियम को भी डिस्टर्ब कर रही है वो चीज़, साथ के साथ हमारी जो इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग होती है, रोज़ की जो डेली फंक्शनिंग हम करते हैं उसके अंदर भी इंटरफेयर, वहाँ पर भी इंटरप्शन डाल रही है। तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रेजेंस को, जो कि मोस्ट कॉमन कैटेगरी है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की। तभी इस डिसऑर्डर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। सब लोगों को कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई डर, चिंता लगी रहती है। लेकिन जो टर्म एंजाइटी है उसका बेसिक मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि डिफ्यूज़, वेग और बहुत ही अनप्लेजेंट, ना खुश करने वाली फीलिंग, ऐसी एप्रीहेंशन की, और ऐसा डर, फियर है हमें, चिंता है, वरी है। ठीक है, और एंग्शियस इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन दिखाता है इन सिम्टम्स का। उसका हार्ट रेट ज़्यादा होगा, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, उसे सांस लेने में दिक्कत आएगी बहुत, उसे डायरिया हो सकता है, और उसका लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, उसे भूख नहीं लगेगी, खाने का इतना मन नहीं करेगा, और उसे फेंटिंग हो सकती है, बेहोश भी हो सकता है वो, डिजीनेस हो सकती है, बहुत लेज़ी हो सकता है, स्वेटिंग, पसीना तो नॉर्मल है इसके अंदर, स्लीपलेसनेस हो सकती है, उसे नींद भी नहीं आएगी चिंता के मारे, और बार बार वॉशरूम जाने की दिक्कत भी आ सकती है उसे, प्लस ट्रीमर्स भी हो सकते हैं, यानी कि जो शेकिंग एक्सपीरियंस होता है, कांपना जिसे हम कहते हैं, बेसिकली वो डरता है वो बहुत ज़्यादा। ये बहुत अलग अलग तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर्स हम आगे देखेंगे। एंजाइटी डिसऑर्डर के टाइप्स क्या क्या होते हैं? पहला आता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर क्या है और इसका मेन फीचर क्या है, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं? ये प्रोलॉन्ग्ड है, बहुत लंबे समय तक चलेगा, वेग है, इसका कोई रीज़न नहीं है, बे मतलब का है, स्ट्रेंज सा, ये अनएक्सप्लेन्ड है, इसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इंटेंस फियर मतलब बहुत हद तक इसमें डर बढ़ जाता है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ से डायरेक्टली अटैच नहीं है, किसी भी चीज़ से रिलेट नहीं करता, बस ये डर है जिसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, जिसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो कि वेग है और बहुत, जो कि लंबे समय तक चलने वाला डर है। ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। हाँ, इसके सिम्टम्स हो सकते हैं वरी, एप्रीहेंसिव फीलिंग्स, वही फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता और शंकाएं होना, मन में डाउट्स होना, हाइपर विजिलेंस होना, मतलब जिसके अंदर हम कॉन्स्टेंटली स्कैन कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को डेंजर्स के लिए, लाइक जो लोग देख देख के चलते हैं आसपास ओवर प्रोटेक्टिव होकर कि कहीं कहीं से हमारे ऊपर कोई खतरा तो नहीं है, कहीं हम किसी डेंजर में तो नहीं है, कोई हार्म तो नहीं कॉज हो सकता हमें आसपास से, पूरा इतना ध्यान रख के चलना, पूरा हाइपर विजिलेंट होके। और इसके अंदर मोटर टेंशन भी आ सकती है, जिसका रिजल्ट होगा कि पर्सन रिलैक्स नहीं कर पाएगा, कभी रेस्टलेस फील करेगा, और विजिबली शेकी एंड टेंस, मतलब बहुत ज़्यादा डर में रहेगा, इंटेंस फियरफुल हो जाएगा वो, बहुत मतलब उसके लिए सारी सिचुएशंस एकदम स्केरी होंगी, वो फ्राइटफुल रहेगा बहुत ज़्यादा डर में, और उसके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा अपने एनवायरनमेंट में, काँपता रहेगा वो, बेसिकली उसे बहुत डर लगेगा, जिसके पीछे कोई रीज़न नहीं हो पाएगा और लंबे समय तक चलने वाला है। देन दूसरे टाइप का एंजाइटी डिसऑर्डर जो कि है पैनिक डिसऑर्डर, जिसके अंदर रिकरेंट बार बार आने वाले एंजाइटी के अटैक्स होते हैं, जो कि चिंता के मारे आते हैं हमें। जो पर्सन इसे एक्सपीरियंस करता है वो इंटेंस टेरर को भी एक्सपीरियंस करता है, बहुत डरावना डर, उसे हिला देने वाला, जो उसके लिए दर्दनाक, ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है आगे, और डैमेज भी कॉज करता है उसे। पैनिक अटैक
में एब्रप्ट सर्ज ऑफ इंटेंस एंजाइटी, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एंजाइटी चिंता है जो कि बहुत टॉप लेवल तक पहुंच गई है, पीक तक, जब थॉट्स जो हैं किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई को लेकर उस पर्सन के दिमाग में प्रेजेंट हैं, विचार किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई को लेकर, ये थॉट्स अनप्रिडिक्टेबल मैनर में आ सकते हैं। कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कब उसके दिमाग में ये चीज़ें आएंगी, मतलब कि कभी भी आ सकती हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है या कोई ऐसे कुछ नहीं है। जब वो स्टिमुलाई को देखेगा तभी, जब वो स्टिमुलाई के कॉन्टैक्ट में आएगा या उसे देखेगा तभी होता है वैसे तो नॉर्मली, बट वैसे अनप्रिडिक्टेबल है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये कब हो सकता है उसके साथ। कभी भी उसे ये पैनिक अटैक आ सकता है, जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर का पार्ट है। इसके क्लिनिकल फीचर्स या मेन जो इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ढंग से सांस ही नहीं जा रही है, सांस लेने में उसे दिक्कत आ रही है, डिजीनेस, वही लेजीनेस होना, ट्रेम्बलिंग होना, काँपना, पैल्पिटेशंस, पसीने आना बहुत ज़्यादा, चोकिंग, उसे लगेगा कि उससे सांस नहीं जा रही है, उसका गला ही बिल्कुल बंद हो गया है, लाइक उसे बहुत ज़्यादा थ्रोट प्रॉब्लम भी होने लग जाएगी, नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह आना, चेस्ट पेन, सीने में भी दर्द होगा, उसे डिस्कम्फर्ट फील होगा बहुत ज़्यादा, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएगा, फियर ऑफ गोइंग क्रेजी, उसे डर रहेगा कि कहीं वो ऐसे बाहर सोशल सिचुएशन में पागल ना हो जाए या अपना कंट्रोल ना खो बैठे, वही लूजिंग कंट्रोल या डाइंग, या मर ही ना जाए डर के मारे और चिंता के मारे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एंजाइटी डिसऑर्डर के बाकी टाइप्स देखेंगे, फोबियाज़ देखेंगे 3 तरह के, स्पेसिफिक फोबियाज़, एगोराफोबिया और एक और भी होता है, और कौन सा है, एक सेकेंड, सोशल फोबिया, हाँ, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी जिसे कहते हैं, वो सोशल फोबिया और स्पेसिफिक फोबिया और एगोराफोबिया देखेंगे, जो कि अनफेमिलियर सिचुएशन में एंटर करने से होता है या अनफेमिलियर सिचुएशन में एंटर करने का डर होता है, मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। और सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।